आज का जो मुख्य समाचार है, गाजा पर इजराइल का युद्ध लाइव। ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन मिसाइलें दागी। इजराइल का कहना है कि ईरान, इराक और यमन से उस पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गई और उनमें से अधिकांश को रोक दिया गया है। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब में किया था और कहा है कि मामला अब समाप्त समझा जा सकता है। क्या ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध की तरफ लेते जा रहा है? इसका हलचल हमें पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत सारे एयरलाइंस अपने अपने उड़ानें निलंबित कर रहे हैं। जिन एयरलाइंस के ने ईरान हमले के बाद उड़ानें निलंबित कर दी है, उनके नाम में ऑस्ट्रियन एयरलाइंस है जो निलंबित किया है, और भी बहुत सारे जैसे अमीरात एयरलाइंस है, इतिहाद एयरवेज है, स्विस इंटरनेशनल, बहुत सारे ऐसे फ्लाइट फ्रॉम दुबई से जितने भी एयरलाइंस है वो सब रद्द किया गया है। इसका असर जो कि पूरा विश्व में दिखाई दे रहा है, ये आज ही के दिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है 14 अप्रैल को 2024 को। ये एक अलग तरीके का युद्ध है जो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ लेते जा रहा है। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, वैसे गाजा में जो इजरायली का चला उसके ही परिणाम ये दिखाई दे रहा है। इसका मेन एक्चुअल में 1 अप्रैल को हुआ क्या हुआ था? जो ईरान का कहना है कि 1 अप्रैल का जवाबी कार्रवाई पे ये हुआ है। अगर हम देखेंगे 1 अप्रैल को क्या हुआ था, ईरान का कहना है कि इजराइल के खिलाफ उसका अभूतपूर्व हमला 2 हफ्ते पहले दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास भवन पर इजरायली हमले के जवाब में था। लेकिन फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल को सीरियाई राजधानी में ईरान के दूतावास परिसर पर एक हवाई हमला हुआ। हमले में 2 ईरानी जनरलों और 5 सैन्य सलाहकारों सहित 13 लोग मारे गए। ईरान ने इसके लिए इजराइल को दोषी ठहराया, जो सीरिया में ईरानी ठिकानों पर नियमित रूप से हमला करता रहा है। इजराइल ने वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स ने पुष्टि की कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नामक रात भर का हमला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाने के जयोनी इकाई के अपराध की सजा के लिए था। मतलब ये एक तरीके से बदले के भाव से ये हुआ है। ईरान के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते जा रहा है। इससे बहुत सारे देश चिंतित है, अपने जो भी एस्केलेशंस का प्लानिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को वहां से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो चीजें है बहुत बड़ा हो सकता है। इसके हर किसी को अनुमान है, हर कोई अपने आप को, अपने देश के लोगों को वहां से बचाना चाहता है। इसके लिए हमारे भारत देश भी अपना काम कर रहा है। ये सब जानने से पहले हमें ये जानने की जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच में समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले तो इजराइल और फलस्तीन का दिख रहा था, जो चीज चल रहा था, इसके अंदर ईरान का क्या देन है, इसका क्या रोल है, उसके बारे में समझेंगे। What is the main story behind the main conflict of Iran and Israel? ठीक है, अगर हम कुछ पुराने इतिहास में जाएंगे, पुराने स्टोरी समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। आज जो हो रहा है हमें तो सामने दिख रहा है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है इसको हमने देखा नहीं। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कुछ लोगों की राय के हिसाब से ये बातें हैं, जो इस कन्फ्लिक्ट के रीजन लोग ये बताते हैं। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे ये मिल जाएगा आपको। सोर्स में अल जज़ीरा हो, कहीं भी बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं जहाँ से आपको हर तरह की इसका सोर्स मिल जाएगा, इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो कि ईरान और इजराइल के सीमाएं, एक बात करेंगे, इन दोनों में कोई साझा नहीं है। सीमाएं एक साथ कोई भी मिले हुए नहीं है, बॉर्डर का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग अलग जगह पे हैं। अब अगर आप मैप में देखो, ईरान कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, इन दोनों में कोई भी चीजें नहीं है, सीमाएं साझा नहीं होता है। उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है और एक दूसरे पर कोई क्षत्रिय दावा भी नहीं है, क्योंकि जब सीमा आपस में नहीं मिलते हैं तो क्षत्रिय दावा कैसे हो सकता है। इसके अलावा दोनों में शासन को लेके कोई, दोनों देशों के अंदर बीच में कोई घनिष्ठ संबंध भी नहीं थे। मतलब ऐसे संबंध, मतलब बहुत सारे देशों के बीच घनिष्ठ संबंध इन लोगों का है। वास्तव में एक रणनीतिक गठबंधन उनके बीच में था। इस्लामी शासन के प्रभुत्व के साथ घनिष्ठ संबंधों का ये दौर अचानक समाप्त हो गया था, जो कि आप ईरान के हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। ये सब
जो है इसका मेन कारण है, मुद्दा है, क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या मुद्दा है, ईरान और इजराइल का जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, कुछ लोगों की अलग अलग राय है। इस राय के हिसाब से हम देखेंगे इसमें क्या है एक्चुअली। अगर हम बात करेंगे जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें में हम देखेंगे तो इस्लामी शासन के प्रभुत्व के साथ घनिष्ठ संबंधों का ये दौर अचानक समाप्त हो गया था, जहाँ की क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा दोषी पाए गए सभी देशों में से इजराइल को किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था। इस्लामिक राज्यों की ओर से, जो कि कुछ लोगों का ये राय है, हर इस्लामिक राज्यों ने इजराइल को दोषी ठहराया। इसके अलावा ईरान के इस्लामी तर्कों ने अरब इजराइल संघर्ष को पूरी तरह से अलग स्तर पर खड़ा कर दिया है। एक राजनीतिक राष्ट्रीय संघर्ष के खिलाफ एक धार्मिक धर्मी युद्ध। लेबनान में ईरान की भागीदारी और फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन में हमास और इस्लामिक जिहाद के लिए इसके नैतिक, राजनीतिक और तार्किक समर्थन ने इसे अरब इजराइल संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल कर दिया। सामूहिक विनाश के हथियार खरीदने और विकसित करने के साथ साथ उन्हें वितरित करने के लिए मिसाइल तकनीक के इसके प्रयासों को इजराइल द्वारा अन्य गंभीर चुनौतियों के रूप में देखा गया था। मध्य पूर्व संघर्ष में शांति विरोधी शिविर के लिए ईरान के समर्थन ने भी शांति स्थापना की नाजुक प्रक्रिया के सामने चुनौती को बढ़ा दी। और कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से, उनके ओपिनियन के हिसाब से, इजराइल के प्रति ईरान के रवैये की जड़ें क्रांतिकारी हठधर्मिता में थी और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के विचार में इस स्थिति से पीछे हटने के लिए, उकसाने के लिए अब तक कोई पर्याप्त व्यावहारिक विचार नहीं किया गया है। न केवल रूढ़िवादी बल्कि अधिकांश प्रमुख सुधार समर्थक लोग अभी भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हैं। यदि उन्होंने अलग अलग नीतिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा तो कभी कभार उपवादों को छोड़कर ऐसे रवैये को सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं। अगर वैचारिक रूप से देखेंगे, सीमाओं और वास्तविक राजनीति की परवाह किए बिना ईरान ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। ये बड़ा चीज है। उसकी नीति में धार्मिक मिशन की गहरी भावना, फिलिस्तीनी समस्या की पहचान और इजराइल और उसकी नीतियों का विरोध प्रतिबिंबित होता है। हालांकि उनके कुछ तर्क अरब राजनीतिक प्रवचन में पहले उठाए गए तर्कों के समान थे, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण धार्मिक तत्व शामिल थे। हालांकि अपने अरब समकक्षों के अनुरूप क्रांतिकारी ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया कि फिलिस्तीनी यहूदियों का ऐतिहासिक घर था, है ना। इस प्रकार इस्लाम के प्रति शत्रुता और ईरान के प्रति शत्रुता एक दूसरे से संबंधित थी। जैसे कि इजराइल को उसके अपने अवगुणों, साम्राज्यवाद की सेवा करने और उसकी ईरानी विरोधी नीति के लिए अस्वीकार करना था। ईरानी आरोप गहरी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं से भी जुड़े थे। पहले जैसे शाह के अधीन में इराक ने ईरान के साथ इजराइल के घनिष्ठ संबंध भी उसके खिलाफ थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ईरानी विरोधी नीति, जैसे कि दोहरी रोकथाम और प्रतिबंध का श्रेय भी ज्यादातर इस्राइल जॉइनीवाद और यहूदी पूंजीवादी को दिया गया। इस मामले में उनका मानना था ये पूंछ ही थी जिसने कुत्ते को हिलाया था। ये पूंछ ही थी जिसने कुत्ते को हिलाया था। ईरानी क्रांतिकारियों ने भी जयोनीवादी को एक नक्सलवादी विचारधारा के रूप में देखा। फिलिस्तीनी इंतिफादा के प्रति इजरायली रुख 1987 को ही उसके नक्सलवादी रीति के एक और उदाहरण के रूप में देखा गया। ऐसे बहुत सारे बातें जो आता है इन दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे बातें हो सकता है। अगर आप निकाल के पढ़ोगे तो बहुत सारे बातें इसमें से निकलेगा। बट आज के दौर पे जो युद्ध का आगाज शुरू हुआ है, ये कहाँ ले जाएगा, हमारे विश्व को कहाँ ले जाएगा। इससे पहले बहुत सारे युद्ध हो चुका है, बहुत सारे चल भी रहा है। यही 2022, 23, 24 के अंदर देखो इतने सारे हो रहा है। जैसे बहुत सारे ये भी कहने लगे हैं कि ये तो तीसरा विश्व युद्ध है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग गए, लड़ने लग गए, हर एक अपनी ताकत आजमाने लग गए, इसमें कौन कितना बलवान है वो दिखाने लग गए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे चल रहा है। और आप लोगों की राय क्या है इसके बारे में हमें बताइए। जो ये चैनल जो है, ये चैनल तो ऐसे ही हम एंटरटेनमेंट चैनल बनाए हैं,
बट क्योंकि आज के जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, जो सबसे बड़ी मुद्दा है, उसके ऊपर मैं ये बनाने के लिए सोचा चलो इसके ऊपर बनाते हैं। और भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए।